मैं हूं प्रतिभा शर्मा और हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लाइफ, जिसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूं। आप एंड स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। वो देखना आपके लिए वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है इस लेक्चर में, जो कि अभी आपको बताने वाली हूँ मैं, उससे पहले आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक चेक कर लीजिए और वहाँ जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो है डाइवर्सिटी इन लाइफ, इसमें हम क्लासिफिकेशन यानी एनिमल क्लासिफिकेशन या कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से लेकर के बड़े से बड़ा एनिमल और प्लांट, वहाँ तक जाने के लिए हमें जितने ग्रुप से होकर के जाना पड़ता है, जितने ग्रुप्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, बायोलॉजिस्ट ने जितने ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर मैंने लिया है ये क्लास 9th की बुक से लिया है, क्लास 9th जो NCERT की बुक है, तो वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है, इसलिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए तो ये हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है और हर एग्ज़ाम में जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पे इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Classification and evolution. Characteristics that came into existence earlier are likely to be more basic and primitive than the characteristics that came later into existence later. क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन में किस तरह का रिश्ता है? इवोल्यूशन क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस दैट अकाउंट्स फॉर द ओरिजिन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ फ्रॉम एंसेस्टर लाइक दैम। यानी जो पुरानी स्पीशीज़ थी उनमें से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके जो कैरेक्टर्स थे, उनमें धीरे धीरे चेंज हुआ, ग्रेजुअल चेंज हुआ एक एनिमल या प्लांट की जो पुरानी स्पीशीज़ थी उनमें, और सक्सेसिव जनरेशन्स में यानी आने वाली जनरेशन्स में चेंज होते होते उन्होंने एक नई स्पीशीज़ का रूप ले लिया। यानी धीरे धीरे चेंज होता गया, और जब चेंज एडवांस लेवल तक पहुंच गया तब तक एक नई स्पीशीज़ बन चुकी थी। जैसे कि हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, जब हम ह्यूमंस के एंसेस्टरशिप के बारे में सोचते हैं तो हमें ध्यान आता है कि सबसे पहले हम मंकीज़ की बात करते थे, तो मंकीज़ से ही इवोल्यूशन होकर के हमें ह्यूमन बींग्स तक हम पहुँचे हैं। तो जब इवोल्यूशन हुआ यानी उनमें सक्सेसिव चेंजेस हुए, ग्रेजुअल चेंजेस हुए, और सक्सेसिव जनरेशन में इस तरह के चेंजेस होते रहे और आज एडवांस लेवल पर हम ह्यूमंस तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन में जो बेसिक था यानी जहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ था, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, उसे हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे, और जो एडवांस हो गया है उसे हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से चेंजेस हुए, जहाँ जहाँ चेंजेस हुए उसी तरह से उनके ग्रुप चेंज होते गए, यानी उनके अलग अलग ग्रुप्स बनते गए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पहले एक सेल है यहाँ पे, अमीबा जिसे हम कहते हैं। ये एक सिंगल सेल होती है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और फिर हमें पाइसियन यानी मछली वाली स्पीशीज़ तक हम पहुँचे। ठीक है, उसके बाद हम रेप्टाइल्स तक पहुँचे। ये देखिए रेप्टाइल्स है। उसके बाद हम यहाँ पे जो मंकीज़ की स्पीशीज़ थी, मंकीज़ से इवोल्यूशन हो करके फिर धीरे धीरे आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इवोल्यूशन जब होता है तो ग्रुप्स भी बनते जाते हैं, और कुछ प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं उन्हें हम अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, और जो एडवांस बन जाते हैं उन्हें हम अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्ट आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब्ड एक मिलता है आपको, डिस्क्रिप्शन इसका एक मिलता है एक बुक में जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, और ये बुक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, ये जो बुक का नाम है ये इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन।
हीरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हीरार्की का क्या मतलब होता है? हीरार्की का मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर, या ऐसे कहें कि हम ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन से हम नैरोएस्ट क्लासिफिकेशन, या कहें कि प्रिमिटिव से एडवांस्ड, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं और उस ग्रुप्स के अंदर अगर हम सबसे बड़ा एक ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ़ाइन करते जाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते जाते हैं। तो इसी तरह से नीचे आते आते हम देखते हैं कि कुछ डिविजन्स बन गए हैं और ये इन डिविजन्स को हम हीरार्की का नाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हीरार्की में हम बात करते हैं किंगडम की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किंगडम की। किंगडम अभी हम देखेंगे किंगडम्स का क्लासिफिकेशन जो अभी चलता है, यानी जो अभी सभी लोग फॉलो करते हैं, वो किंगडम का क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सभी ऑर्गेनिजम्स को, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं ओनली इन 5 ग्रुप्स या 5 किंगडम्स। उसके बाद में किंगडम्स का क्लासिफिकेशन, यानी जो पर्टिकुलर किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन 5 किंगडम्स में, उनके ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फाइलम में। फाइलम के बाद आती है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली एंड जीनस एंड देन स्पीशीज़। स्पीशीज़ यहाँ पे ये सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे छोटा क्लासिफिकेशन का ग्रुप है उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। स्पीशीज़ तक आते आते हम एक ऐसे ग्रुप में पहुंच जाते हैं जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में आप कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एक ऐसी ग्रुप तक हम पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को ओरिजिनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो इस तरह से हमारा एक क्लासिफिकेशन हीरार्की होती है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1959 में आया। इससे पहले भी क्लासिफिकेशन हुए थे, लेकिन वो क्लासिफिकेशन अभी हमारे प्रचलन में नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशंस को अभी हम पढ़ते नहीं हैं। जैसे कि अर्नस्ट हैकल ने दिया था 1894 में। अर्नस्ट हैकल ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसे हम अभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन विटेकर के बाद में कार्ल वूज ये आए थे 1977। और इन्होंने क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया वाली जो मोनेरा के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो मोनेरो नहीं है, ये एक्चुअली ये मोनेरा है। मोनेरा, इसके अंदर पहले हम बैक्टीरिया को पढ़ते थे। अब इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन कर दिया और यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के 2 ग्रुप्स इन्होंने और बना दिए। तो ये इस तरह का एक क्लासिफिकेशन वूज ने जो है इसमें फ़र्दर मॉडिफिकेशन किया, जो कि विटेकर का ही क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर एक फ़र्दर मॉडिफिकेशन हमें वूज ने किया था जो अभी हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो हम सब ग्रुप्स पर, बहुत सारे लेवल्स पे हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते जाते हैं और इस तरह से हमारे पास एक हीरार्की बन जाती है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम। यहाँ पे फाइलम के साथ ही आपको डिवीज़न भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइलम जो है ये हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि प्लांट्स के लिए हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। फर्दर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और देन स्पीशीज़ में हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। नाउ अर्नस्ट हैकल एंड कार्ल वूज ऑल्सो गिव देयर ओन क्लासिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। कार्ल वूज ने क्या किया था, ही डिवाइडेड मोनेरा इनटू आर्की बैक्टीरिया यानी आर्किया एंड यू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, अब हम ये देख सकते हैं कि यू बैक्टीरिया में जहाँ पे हमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है, वहीं जैसे कि यू बैक्टीरिया के अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वैसे ही आर्की बैक्टीरिया में भी कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं। ये हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था
जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि मेरा इसका पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो आप प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, अगेन जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स दोनों हो सकते हैं, यानी ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, जबकि आर्की बैक्टीरिया हमेशा दूसरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, यानी दे आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉफ्स। यू बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जबकि आर्किया के अंदर सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। दे लिव एवरीवेयर। यू बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में बैक्टीरिया ही कहते हैं, बैक्टीरिया सभी जगह मिलते हैं, जबकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो, ऐसी जगह पे जो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया के एग्जांपल लें तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया के एग्जांपल लें तो सॉल्ट में जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो सरवाइव कर सकते हैं उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, जबकि जो हाई मीथेन कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम मीथेनोजेंस कहते हैं। मीथेन एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है CH4, जो आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि एक जहरीली गैस होती है। एक मान सकते हैं आप कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। नाउ एक चीज़ हमने यहाँ मिस कर दी। यहाँ देखने वाली चीज़ ये है, देखिए ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी जिनका जो न्यूक्लियस है प्रिमिटिव टाइप का है, प्रॉपरली वो न्यूक्लियर एनवलप यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, अच्छे से एक न्यूक्लियर का अलग रूम या अलग कंपार्टमेंट जो है वो सेल में नहीं बना हुआ होता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस को पूरा अपना एक फर्स्ट क्लास AC रूम दे रखा होता है, मतलब उसके पास एक अच्छा खासा कंपार्टमेंट होता है और उसकी अपनी ही इम्पॉर्टेंस होती है, यानी वो वहाँ पे VVIP होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, जहाँ पे हम मोनेरा की बात करते हैं। ये मोनेरा है, मोनेरो नहीं है, मोनेरा। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आता है या सबसे पहला जो हमारा किंगडम है वो है मोनेरा। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा की, फिर हम यूकैरियोट्स में आते हैं, यानी एक जो हमारा, हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा एक मिनट, हाँ हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा पूरा किंगडम बना हुआ है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स का है, उसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, या हम उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि सारे प्रोकैरियोट्स एक ही ग्रुप में आते हैं और उस ग्रुप का नाम है मोनेरा। जब हम यूकैरियोट्स की तरफ मूव करते हैं तो यूकैरियोट्स में फर्दर हमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जहाँ सेल अकेले रहती है तो प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, और किसी के साथ में रहती है तो मल्टीसेलुलर है, यानी बहुत सारी सेल्स एक साथ में रह रही है। देखो भाई क्या होगा, कोई भी चीज़ जब डेवलप होगी तो वो अकेले से ही शुरू करेगी। आप किसी और का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जैसे देख सकते हैं कि जब हम कुछ भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो पहले एक बंदा अकेला ही होता है, धीरे धीरे करके उससे लोग जुड़ते जाते हैं, यानी जो प्रिमिटिव चीज़ें होंगी वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगी। ठीक है, उसके बाद वो मल्टी सेलुलर बनेंगी, यानी उनसे सेल जुड़ती जाएंगी। मल्टी सेलुलर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल, अब वॉल जैसे ही नाम आता है तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जहाँ पर भी वॉल होगी यानी रिजिडिटी होगी। रिजिडिटी मतलब वहाँ पे कोई टफ सी चीज़ होगी जो किसी चीज़ को फ्लेक्सिबल नहीं होने देती और उसको एकदम रिजिड बना के रखती है बिल्कुल उसी जगह के ऊपर। ठीक है, तो एनिमल्स, क्योंकि अब एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं, अब एनिमल्स में सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का ही ले लीजिए। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल ही है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो हमारी सेल्स बनी हुई होती हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, यानी रिजिड नहीं होती। हम अपनी स्किन को खींच सकते हैं, ठीक है,
हम कर सकते हैं अपनी स्किन को, हम छोटे बच्चे के गालों को खींच सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि अगर वो प्लांट होते तो क्या हम प्लांट को खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। प्लांट के गाल नहीं होते और प्लांट को नहीं खींच सकते हैं हम। उस प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल्स ने सेल्स को रिजिडिटी दे रखी है। जबकि जो एनिमेलिया हैं वहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है, यानी वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी जो उनका टिश्यू होगा वो सॉफ्ट होगा, वो हार्ड नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अब आते हैं सेल वॉल की तरफ। तो सेल वॉल में आते हैं हमारे प्लांट्स और फंजाई। प्लांट्स और फंजाई ये दोनों ही हमारे सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन इनमें जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्या कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स ही करते हैं। बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो बहुत ईजी है याद रखना। द किंगडम दैट आर एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इज प्लांटी एंड द किंगडम दैट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज फंजाई। ठीक है। तो इस तरह से फंजाई और प्लांटी का क्लासिफिकेशन हो गया। तो 5 किंगडम्स यहाँ पे हमने देख लिए। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। ये इनका एक आप कह सकते हैं कि एक इनका लीनिएज है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, विद सेल वॉल मल्टीसेलुलर फंजाई, विद सेल वॉल मल्टीसेलुलर एंड विद फोटोसिंथेसिस प्लांटी एंड विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया। इस तरह से आप इन्हें शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे। ये हमने देख लिया यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको मोनेरा और मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी ये सारे के बारे में भी बता दूंगी, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट्स का हो गया है। इतना लंबा वीडियो देखकर आप भी बोर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे 5 जो हमारे किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कीजिए और पूछिए मुझसे। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो आई कैन जस्ट से कि कीप वॉचिंग, देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।